अब हम पढ़ेंगे पाठ ठेस। इसका विस्तार रूप होने के कारण इसको हम संक्षिप्त में इसका सारांश समझ लेते हैं। फंडेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी ठेस गांव के कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है। गांव में सरचन को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। गांव में एक सरचन व्यक्ति है, उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। वह बहुत आलसी व्यक्ति है, इसलिए कोई किसान उसे अपने खेत में मजदूरी के लिए नहीं बुलाना चाहता। सरचन को गांव में कामचोर और चटरखोर दोनों माना जाता है। कुछ समय पहले उसकी ऐसी स्थिति ना थी। गांव में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। बाबू लोग सरचन की खुशामद किया करते थे। सरचन उच्च कोटि का कारीगर था। वह मनोकूल भोजन पकाकर लोगों को विभिन्न प्रकार की चीजें बनाकर दिया करता था। उसमें स्वाभिमान का भी कूट कूट कर भरा था। एक बार पंचानंद चौधरी के लड़के को अपमानित करते हुए उसने कहा, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो कुम्हारों की घरवाली बनाती है, और तुम्हारी भाभी ने कहा सीखा है। सरचन अपनी कला में अत्यंत निपुण है। वह धीरे धीरे कार्य करता है, परंतु कार्य करते समय वह अत्यंत तन्मय हो जाता है। तन्मय का अर्थ होता है लगन से। वह लगन से कार्य करता है। वह एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुचली बनाता है। फिर कुचलियों को रंगने से लेकर सुतली को पूरा दिन लगाता है। काम करते समय उनकी तन्मयता में जरा सी भी बाधा पड़ी तो वह गेहूंआन सांप की तरह फुफकार उठता है। सरचन को गांव में चटोर माना जाता है। यदि व्यक्ति उसे काम पर बुलाना चाहता तो उसे तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ाई, मलाई वाला दूध आदि का प्रबंध पहले करना पड़ता है। सरचन को यदि मनोकूल भोजन नहीं मिलता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर कार्य को अधूरा छोड़ देता है। सरचन मोती घास, पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक। चिक का अर्थ होता है बांस का बना हुआ पर्दा। सतरंग डोर से मोड़े कहलाते हैं झोपड़ी आदि बनाने में अत्यंत कुशल है। मानू की माँ ने सरचन को चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए कहा। सरचन ने चिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम वह फैशन की चीज बना रहा है जो पहले कभी नहीं बनी। सरचन में मानू के प्रति महत्व की भावना थी। सरचन चिक बनाने में अपनी संपूर्ण क्षमता का प्रयोग कर रहा था। वह जब काम में लीन होता तो इसे खाने पीने की सुध नहीं रहती। जब वह काम में लीन हो जाता तो उसे खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं रहता। वह चिक में सुतली के फंदे डालता रहता था कि उसकी दृष्टि पास पड़े सूप की ओर गई। सूप मीन सूपा। सूप में चिरुआ और गुड़ का एक सूखा डेला पड़ा था। मानू की माँ को पता लगा तो उसने अपनी मझली बहू को कहा कि उसने सरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी। बूंदिया होता है बूंदी। मझली बहू ने क्रोध में मुट्ठी भर बूंदिया सोपे में फेंक दी और चली गई। सरचन मझली बहू के इस व्यवहार से अपने को अपमानित महसूस किया। उसके लिए यह अपमान असह्य उठा। उसने कहा, मझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? मझली भाभी सरचन की बात सुनकर रोने लगी। मानू की माँ ने सरचन से कहा कि उसे बहुओं का अपमान करने का अधिकार नहीं। सरचन को बुरा लगा। मानू पान सजाकर बैठकर खाने में भेज रही थी। उसने पान का एक बीड़ा सरचन को देते हुए कहा, उसे छोटी बातों पर नाराज नहीं होना
चाहिए। सरचन को मानू की चाची ने पान खाते देखा तो विस्तार हो गई। सरचन चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गम कौआ दर्जा तो दिखा लाना। छोटी चाची जरा भड़क उठी। उसने सरचन को बुरी तरह से अपमानित किया। सरचन कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठ रहा था, फिर वह कार्य को अधूरा छोड़कर चला गया। मानू का मन व्यर्थ से भर उठा। अधूरी चिक के सातों तारे फीके पड़ गए थे। माँ ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा कि उसे मेले से चिक खरीद कर भेज देगी। मानू का भाई सरचन को मनाने उसके घर गया तो वह एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा था। उसने काम करने के लिए इनकार करते हुए कहा, बाबूजी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोरो छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मेरी बेटियां को ले गई अपने साथ। बउआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यहाँ शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी की छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में केवल मानू की माँ का घर ही तो ऐसा बचा था जहाँ उससे सम्मान मिलता था, लेकिन अब वहाँ भी उसका अपमान हो गया। अपमानित सरचन ने चिक और शीतल पाटी बनना स्वीकार किया। मानू का भाई जब उसे ससुराल पहुंचाने जा रहा था तो स्टेशन पर उसकी दृष्टि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते सरचन पर पड़ी। उसकी पीठ पर बोझ लदा था। उसने हकलाते हुए कहा कि वह मानू दीदी के लिए चिक, शीतल पाटी और एक जोड़ी कुश की आसनी लेकर आया। मानू उसे दाम निकाल कर देने लगी तो उसने इनकार कर दिया। मानू फूट फूट कर रोने लगी। सरचन ने चिक और शीतल पाटी को बनने में अपनी कला का अद्भुत चमत्कार प्रदर्शन किया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 3, जिसका नाम है ठेस। इसे लिखा है फंडेश्वर नाथ रेणु। फंडेश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। यह कथाकारक श्री फंडेश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार के पूर्णिमा जिले के औरैया हिंगला गांव में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ। ये बात अंडरलाइन कर लेना। इनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के औराही हिंगल गांव में। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। रेणु ने विश्वविद्यालय शिक्षा इंटरमीडिएट तक की प्राप्त की थी तथा उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सन 1952 में राजनीति छोड़ पूरी तरह साहित्य को समर्पित हो गए। सन 1970 में ईस्वी में आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 11 अप्रैल 1977 को आपका देहांत हो गया। 11 अप्रैल 1977 को उनका देहांत हो गया। बात भी अंडरलाइन कर लेना। और आपके उपन्यास हैं, इनकी कहानी है आपके ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगनखोर आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुई तथा मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तथा जुलूस, कितने चौराहे आदि उपन्यास प्रकाशित हुए। आपने कथा कारक के साथ रिपोर्टर्ज लेख के रूप में भी ख्याति प्राप्त की। मेलाचल और परती परिकथा उपन्यास के प्रकाशन के बाद रेणु जी हिंदी के एक बड़े कथा कारक के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इन दोनों उपन्यासों ने पहली बार हिंदी भाषा के अभूतपूर्व व्यंजन कौशल, संगीत, चित्रात्मकता और लोक संस्कृति के सौंदर्य चित्रण की गहरी क्षमता से परिचित कराया। अस्तु आपके आंचलिक उपन्यास के आधार पर हिंदी के आंचलिक कथा परम विकसित हुए। रेणु जी की भाषा
आंचलिक परिवेश के लिए हुई। भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के साथ साथ मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का प्रयोग हुआ। भाषा में सर्वत्र प्रभाव है। आपके साहित्य में मानव जीवन की स्थानीय व्यक्तित्व विशिष्ट रूप से उभर रही है।